हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज बच्चों हम क्लास 12 का जो टॉपिक है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि 12th क्लास से संबंधित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर जनसंख्या, घनत्व एवं उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या, घनत्व क्या है। जो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भी था और आपको मैं वापस समझा देता हूं जनसंख्या, घनत्व होता क्या है। जनसंख्या, घनत्व बच्चों कोई ज्यादा डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है। पहले इस परिभाषा को तोड़ते हैं, घनत्व को अलग करते हैं, जनसंख्या को अलग करते हैं। दोनों को अलग करते हैं तो घनत्व की यदि इकाई देखते हैं, यूनिट देखते हैं, वो होती है प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या होती है? प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की बात करें तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग या संख्या, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब यदि इन दोनों को अपन मिलाते हैं तो हमारी जनसंख्या, घनत्व की क्या आ जाएगी परिभाषा। कैसे? तो सीधी सी परिभाषा बनाते हैं। पहले ये लेते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इनको आगे वाला ये क्षेत्र है, इनको काट देते हैं। में रहने वाले लोग, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग क्या कहलाता है? जनसंख्या, घनत्व। वापस सुन लेना, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग क्या कहलाता है? जनसंख्या, घनत्व। यदि इसकी सूत्र की बात करें, किसकी बात करें? सूत्र की। इसका सूत्र बहुत ही अच्छा नॉर्मल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बच्चों। सूत्र की बात करें तो इसमें देखिए, कुल जनसंख्या किसकी? विश्व की। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यह है हमारा जनसंख्या, घनत्व का सूत्र। ठीक है बच्चों, काफी बार सवाल को पुटअप किया गया है, आपके एग्जाम में भी आया है कि जनसंख्या, घनत्व क्या है, उसका सूत्र बताइए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या, घनत्व। कुल जनसंख्या, घनत्व। यदि जनसंख्या, घनत्व का सूत्र पूछते हैं, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। और विश्व का औसत घनत्व कितना है? विश्व का औसत घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमारा विश्व का औसत जनसंख्या, घनत्व है। कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हमने पढ़े प्रकार। हमने जनसंख्या, घनत्व ज्ञात करने के 5 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े बच्चों? 5। पहला गणितीय घनत्व, दूसरा कार्किक घनत्व, तीसरा कर्षक घनत्व, चौथा आर्थिक घनत्व, पांचवा पोषण घनत्व। इन 5 घनत्व के बारे में पढ़ा। गणितीय घनत्व, कार्किक घनत्व, कर्षक घनत्व, आर्थिक घनत्व और पोषण घनत्व, और इनके सूत्र के बारे में हमने अध्ययन किया। और फिर गणितीय सवाल कैसे बनाया जाता है, किस तरह आ सकता है आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बताया गया और समझाया गया है। प्रत्येक मैंने घनत्व के जो प्रकार थे उनका एक उदाहरण बनाया और उसके उत्तर बारे में बताया। आज हम बच्चों हमारे इसी जनसंख्या, घनत्व के संबंधित एक टॉपिक है, उसका नाम है विश्व में जनसंख्या, घनत्व के क्षेत्र। क्या नाम है? विश्व में जनसंख्या, घनत्व के क्षेत्र। यदि विश्व में जनसंख्या, घनत्व के क्षेत्र को मुख्य रूप से बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। उसके बारे में हम विस्तार के साथ इसमें अध्ययन करेंगे। साथ में मानचित्र कौशल के साथ भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा विश्व जनसंख्या, घनत्व का क्षेत्र का नाम है अत्यधिक जनसंख्या, घनत्व वाले क्षेत्र।
अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, और जनसंख्या घनत्व अधिक है तो साथ में जनसंख्या भी क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में निवास करती है। तो इसका यदि हम पहला बिंदु लेते हैं, विश्व के वे देश जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। देखो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि अत्यधिक जो जनसंख्या घनत्व है, कौन सा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, उसके अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना पाया जाता है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। सीधी सी बात है, जहां पर 250 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा उस क्षेत्र को अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाएगा। आया याद रखना बच्चों कि जहां पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। अब अपन लेते हैं दूसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत विश्व को 3 जनसंख्या समूह में बांटा है। मतलब अत्यधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। मतलब अत्यधिक को भी कितने भाग बांट दिए, 3। पहला पूर्वी दक्षिण या दक्षिण पूर्वी एशिया। पहला कौन सा, पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। दूसरा कौन सा, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। और तीसरा पूर्वी उत्तरी अमेरिका। कौन सा, पूर्वी उत्तरी अमेरिका। अब बच्चों में आपको इसे मानचित्र के आधार पर बताता हूं ये क्षेत्र कहां पर स्थित है, क्योंकि मानचित्र कौशल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आपका हल्का सा समझ ले तो आप बच्चे 6 नंबर जो मार्क्स होते हैं मानचित्र के आपके 56 नंबर पेपर में, वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको जो मानव भूगोल के मूलभूत जो सिद्धांत है उसके अंदर जितने भी जो आपके विश्व के जो टॉपिक आते हैं उसके अंदर जो भी आपको देश या कोई क्षेत्र बारे में बताया जाता है उसको मानचित्र कौशल के साथ समझाना अनिवार्य हो गया। और उसको समझाना भी जरूरी है क्योंकि उसी से संबंधित आपके 2 नंबर का एक मानचित्र भी आएगा जिसको आपको उनका मानचित्र को दर्शाना भी होता है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आपको दर्शाना भी जरूरी हो गया। इसलिए आपको मैं ये विश्व के मानचित्र को बार बार आपको करा के बताता हूं कि ये 2 नंबर के मार्क्स कितने आपको इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिसको 100 में से 100 लाना है वो अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं 2 नंबर। क्योंकि 100 नंबर बनाने के लिए 2 नंबर ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पता ही है कि 80 तक 85 90 तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता है बच्चों, लेकिन 100 नंबर लाने के लिए मानचित्र कौशल का भी पूरा ध्यान होना अनिवार्य है। तो आपको इस मानचित्र के अंदर मैं बताता हूं ये सारे क्षेत्र कहां पर है। पहले हमने पढ़ा है पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया ये पूरा क्षेत्र आता है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, पूर्वी दक्षिणी, और ये आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग, ठीक है बच्चों। फिर हमारा दूसरा है पश्चिमी या मध्यवर्ती यूरोप। ये जो हिस्सा है ये कौन सा आता है, सेकेंड नंबर में, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप ये कौन सा नंबर पार्ट होगा, दूसरा नंबर। फिर है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये जो अमेरिका का भाग पश्चिमी और ये भाग कौन सा, पूर्वी। ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा कौन सा भाग, तीसरा, ठीक है। तो ये है विश्व के अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरे का नाम पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, तीसरे का नाम पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये 3 क्षेत्र माने गए हैं। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसको हम कारण को बाद में लेते हैं बच्चों। इसका जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसको अपन पहले लेते हैं, कारण को बाद में लेते हैं, ठीक है। एशिया के सागर तटीय भागों, एशिया के कौन से सागर के तटीय भाग, ये देखो बच्चों, ये जो सारा जो सागर के तट वाला भाग है, यहाँ पर हिंद महासागर आ जाता है और यहाँ पर प्रशांत महासागर। तो ये जो सारा क्षेत्र है वो, और उसके अलावा सागर तटीय भाग, यूरोप के औद्योगिक मेखला में अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, और यूरोप के कौन से औद्योगिक मेखला, मतलब आपको पता ही यूरोप महाद्वीप के अधिकांश जो देश है उनकी जो अर्थव्यवस्था है
वो कैसी है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। कैसी है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और औद्योगिक अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करने के लिए श्रमिक वर्ग, कुशल व अकुशल जो श्रमिक है बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। औद्योगिक मेखला वाले क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों में के क्रमश और जो औद्योगिक केंद्र में जब उद्योग लगे हुए उन क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो वहां का जनसंख्या घनत्व 1500 कहीं पर है, कहीं पर 2500 है, 2500 है तथा कहीं पर 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखते हैं अलग अलग घनत्व पाया गया है। उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप का जो औद्योगिक क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है बच्चों, वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अलग अलग पाया गया है। कई औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया गया है, कहीं पर बच्चों 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग घनत्व पाया गया है, और कहीं पर आपने देखा बच्चों 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औद्योगिक प्रदेशों के अंदर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अब इसके लेते हैं कारण। अब आपको पूछ लिया जाए कि बच्चों विश्व के अंदर अधिक जनसंख्या घनत्व होने के क्या कारण हैं, ये सवाल आ जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाए जाने के क्या कारण हैं। कैसे भी आए, कारण का यही उत्तर होगा। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने का जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है बच्चों। इस प्रदेश में स्वास्थ्य पर जलवायु, स्वास्थ्य पर जलवायु का मतलब होता है ऐसी जलवायु जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, और वहां की जो जलवायु है वो बॉडी के क्या है? अनुकूल है। उस जलवायु को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य पर जलवायु। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, तो जलवायु क्या है इसकी सवाल का यदि आपसे सूत्र या सवाल पूछा जाए, परिभाषा पूछी जाए, तो ये सीधा सा कहना किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, विश्व जलवायु क्या है? तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? जलवायु कहा जाता है। और जहां पर स्वास्थ्य पर जलवायु होती है वहां लोग क्या करते हैं? अधिक निवास करते हैं। दूसरा, समतल मैदानी भूभाग। कौन सा कारण बताया गया है? समतल मैदानी भूभाग। जहां पर समतल भूमि होगी वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। क्यों? उसका भी कारण है बच्चों, क्योंकि समतल भूमि होगी तो परिवहन जाल बिछाना क्या होगा? आसान होगा। जैसे रेल की पटरियां बिछाना, सड़क निर्माण करना, ये समतल भूभाग पर क्या होता है? आसान होता है। जबकि पहाड़ी, पठारी या पर्वतीय भूभाग हो वहां पर ये सारी क्रिया करना क्या होती है? बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ों को काटना, पर्वतों को काटना, पठारों को काट कर सड़क बनाना बहुत ही क्या होती है? मुश्किल। पहला कारण। दूसरा, समतल भूभाग पर औद्योगिक विकास करना क्या होता है? आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर यह विकास करना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। तीसरा, समतल भूमि पर कृषि क्रियाएं तथा पशुपालन क्रिया करना भी क्या होता है? आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर यह सारी क्रियाएं करना मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जहां समतल भूमि पर तो क्या होती है? आसान होती है, जबकि पहाड़ी, पठारी और पर्वतीय भूमि पर करना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल। तो इसलिए समतल भूमि पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, उत्तर का मैदान जो भारत में, उत्तर का मैदान कहां पर है? भारत में। तो देखा जाए तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वही निवास करती है। भारत की लगभग सबसे ज्यादा जनसंख्या देखे जाए तो कहां निवास करती है? उत्तर के मैदान में। और विश्व के कोई भी देश के अंदर जाओ बच्चों तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो उत्तर के मैदान में ही, या सॉरी मैदानी क्षेत्रों के अंदर ही मिलेगी। फिर है उपजाऊ मिट्टी या मृदा। जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। क्यों? उपजाऊ मिट्टी के ऊपर कृषि क्रिया करना बहुत ही क्या होता है? लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक। इसलिए वहां पर लोग ज्यादा कृषि क्रिया करने के लिए ज्यादा लोग निवास करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां उपजाऊ मृदा ज्यादा पाई जाती है? तो आपने देखा होगा बच्चों, उत्तर का मैदान। कौन सा मैदान? उत्तर का जो मैदान है वो कृषि क्रियाओं के लिए उपजाऊ मैदानों में से एक उदाहरण है।
आपने देखा होगा भारत के अंदर उत्तर मैदान के अंदर नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उससे बना हुआ ये मैदान है। वो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण फसल उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से उत्तर के मैदानों में बहुत अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि मिट्टी क्या है या मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार की होती है और मृदा का अलग अलग रूप किन कारणों से होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको काफी बार आपके प्रैक्टिकल के दौरान जो वाइवा होता है उस समय पूछा जाता है। तो ये मिट्टी है, मृदा है, यही है। तो इसकी सीधी परिभाषा है धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व व ह्यूमस पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी। वापस रिपीट करा बच्चों, धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व और ह्यूमस पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मृदा या मिट्टी। और आपको पता ही है विश्व के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर जल, जल है तो कल है, जल है तो पल है, यह आपने काफी बार सुना होगा, क्योंकि जल जीवन का आधार है। क्या है, जल जीवन का आधार है। जल है तो फसल की हो सकती है, जल है तो पशुपालन हो सकता है, जल है तो औद्योगिक क्रिया हो सकती है और जल है तो मानव जीवित रह सकता है। इसलिए जल एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। आपने देखा होगा जहां पर जल क्षेत्र उपलब्ध होते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि उस जल का वो उपयोग पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कृषि क्रियाओं के लिए कर सकते हैं, पशुपालन के लिए कर सकते हैं और औद्योगिक क्रियाओं के लिए कर सकते हैं। इसलिए जल क्षेत्रों के निकट जनसंख्या क्या होती है, अधिक आ जाती है। आपने देखा होगा विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनका भी जो निर्माण है या उत्पत्ति है वह जल स्रोतों के निकट ही हुई है। जैसे अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, कौन सी नदी है, रावी नदी किनारे, ठीक है। दजला और फरात के पास मेसोपोटामिया, जो दजला और फरात नदी के बीच में, दजला व फरात, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो ये सारी की सारी जो सभ्यता भी है वो भी कहां विकसित हुई है, जल स्रोतों के पास। कहां पर हुई है, जल स्रोतों के पास। क्यों हुई है, क्योंकि जब जल स्रोत हो गए तो ये सारी क्रिया जो मैंने अभी बताई है, कृषि क्रिया, पशुपालन, औद्योगिक क्रिया, पीने करना क्या हो जाएगा, आसान। इसलिए लोग नदी क्षेत्रों के निकट ही बसते थे। खनिज संपदा, आपको बताइए किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास करने के लिए खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, क्योंकि खनिज है तो वहां पर खनिज से संबंधित उद्योग स्थापित होंगे। फिर उन खनिजों में काम करने वाले कुशल व अकुशल श्रमिक और उन उद्योगों में काम करने वाले कुशल व अकुशल श्रमिक और इसके अलावा अन्य प्रकार के कार्य करने वाले जो सहयोगी श्रमिक है वह आकर बस जाते हैं और उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वृद्धि। अब आपसे पूछा जाए खनिज क्या है, तो खनिज की कोई परिभाषा कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सीधा से लिखना है, धरातल के आंतरिक भाग से निकाला गया तत्व। धरातल के आंतरिक भाग से निकाला गया तत्व क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, खनिज। एवं औद्योगिक विकास, और जहां पर औद्योगिक विकास अधिक होता है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आपने अभी पढ़ा है यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक विकास होने के कारण यूरोप महाद्वीप के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में अलग अलग घनत्व देखने को मिलता है। जैसे कहीं पर 1500, कहीं पर 2500, कहीं पर 4000, ये पढ़ा है। तो ये भी याद रखना, जहां औद्योगिक विकास अधिक होता है वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई, क्योंकि उन उद्योगों में कार्य करने वाले कुशल और अकुशल जो श्रमिक होते हैं वो भी आते हैं और उनको अन्य प्रकार की जो सेवा उपलब्ध कराने चलने वाले
जो परिचालक होते हैं, दुकानदार होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो भी उन क्षेत्रों के अंदर आकर बस जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। परिवहन साधन, जहां पर परिवहन का उच्च जाल पाया जाता है, उच्च सुविधाएं पाई जाती है, वहां लोग अधिक निवास करते हैं। जैसे राजधानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की परिवहन की क्या होती है, सुविधाएं होती है, तो वहां पर परिवहन की सुविधा होने के कारण वहां पर लोग भी क्या होते हैं, अधिक निवास करते हैं, क्योंकि अधिक परिवहन की सुविधा होने के कारण लोगों का आवागमन भी क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक आवागमन होने के कारण वहां जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब पूछ लिया जाए परिवहन क्या है, तो परिवहन व्यक्ति व वस्तुओं को आवागमन करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति वस्तु को आवागमन लाने ले जाने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, वो परिवहन होती है। ठीक है, वो प्रवास की तरह ही होती है, ये भी बच्चों याद रखना। लेकिन परिवहन के साधन पूछे जाते हैं, जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति वस्तु का आवागमन किया जाता है वह क्या कहलाते हैं, परिवहन के साधन। क्या कहलाते हैं, परिवहन के साधन। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति और वस्तुओं का आवागमन किया जाता है वो क्या कहलाता है, परिवहन के साधन। जैसे बस, रेल, ट्रक, ये सब क्या है, परिवहन के साधन के क्या उदाहरण है। क्या है बच्चों, परिवहन के साधन के उदाहरण के साथ अनुकूल दशाओं के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व, इन सारी क्रियाओं के कारण वहां पर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको बच्चों पता चल गया होगा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के क्या कारण है। एक बार मैं वापस सुना रहा हूं। इस प्रदेश में स्वास्थ्य पर जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मिट्टी, जल, खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन के साधन के अनुकूल दशाओं के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस तरह आपने बच्चों अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब अगला हमारा जो बी है वो अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र है। कौन सा, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। इसका पहला बिंदु देखते हैं, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। याद रखना बच्चों, अत्यधिक में 250 व्यक्ति से अधिक, और अधिक में 100 से 200 व्यक्ति के बीच जहां पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। दूसरा बिंदु, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्रों में सीमांत भागों पर में मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। देखो, अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र की यदि सीमाओं पर देखते हैं तो वहां पर कौन सा घनत्व वाला आ जाएगा, मध्यम जन घनत्व वाले क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। क्योंकि जहां पर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के अंदर यदि सीमांत प्रदेश पर देखेंगे तो कौन से लोग होंगे, अधिक जनसंख्या घनत्व, और अधिक जनसंख्या घनत्व के सीमांत प्रदेश पर देखेंगे तो होगा मध्यम जन घनत्व, और मध्यम जन घनत्व के सीमांत प्रदेशों पर देखेंगे तो कम जन घनत्व वाले, और कम जन घनत्व के सीमांत प्रदेशों के अंदर देखेंगे तो कौन सा पाएंगे, प्राय जनविहीन क्षेत्र के लोग। इस तरह निवास उनकी सीमाओं पर करते हैं। अब अपन लेते हैं अधिक जन घनत्व का नेक्स्ट बिंदु को। यदि अपन अधिक जन घनत्व वाले की यदि अगले बिंदु की बात करें तो अधिक जन घनत्व के अंतर्गत विश्व के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आते हैं। अब इसको भी हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे, विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो अधिक जन घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपन बना रहे हैं विश्व का मानचित्र, जिसमें हम विश्व के अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र को हम दर्शाएंगे और बताएंगे कि ये क्षेत्र विश्व के अंदर कहाँ कैसे स्थित है। विश्व के अंदर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विश्व के अत्यधिक जन घनत्व का भाग पाया जाता है। तो वह अब देखते हैं अत्यधिक जन घनत्व के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं और विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के अंदर कहां पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे और बताएंगे ये क्षेत्र कहां पर स्थित है। अब हमने विश्व का लगभग हल्का सा खाका बना दिया है। देखते हैं अधिक जन घनत्व के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी यूरोप है। दक्षिण पहले याद रखना, दक्षिण, और दक्षिण कौन सा, ये, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्वी ये भाग, ठीक है। यूरोप, ये सारा क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप का, वहां पर हमेशा अधिक जन घनत्व पाया जाता है। कौन सा, अधिक
जन घनत्व। ठीक है बच्चों। फिर मध्य उत्तरी अमेरिका, मध्य उत्तरी अमेरिका ये भाग, मध्य उत्तरी अमेरिका। फिर दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, ये जो दक्षिणी अमेरिका, ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूं, ये जो हिस्सा, ठीक है। इन सारे हिस्से के ऊपर अधिक जनघनत्व पाया जाता है। इसमें कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग और अफ्रीका महाद्वीपीय, ये सारे मैं बना रहा हूं, ये तटवर्ती भाग वाला। तो ये दक्षिणी अफ्रीका के तटवर्ती भाग। ठीक है बच्चों। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग। फिर उत्तर पश्चिमी चीन, तो ये भाग है उत्तर पश्चिमी चीन का, यहां पर उत्तर पश्चिमी चीन। फिर मध्यवर्ती भारत, ये जो हिस्सा है ये हो गया मध्यवर्ती भारत। और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सम्मिलित किया गया। और ये सारे देश है वहां पर अधिक जनघनत्व पाया जाता है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी यूरोप, मध्यवर्ती उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तर पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अंदर सम्मिलित क्या है। ये सभी क्षेत्र हैं वो अधिक जनघनत्व वाले कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने विश्व जनसंख्या घनत्व के जो दो प्रदेश है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम अगले जो मध्यम जनसंख्या घनत्व है, कम जनसंख्या घनत्व है और प्राय जनविहीन जो क्षेत्र है, जो भाग है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका विश्लेषण के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में विश्व जनसंख्या के जो वितरण है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।